हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। थोरैक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब हम एंटर कर रहे हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी आर्किटेक्चर, जो है द थोरैसिक केज। अगर आसान भाषा में बात करें तो थोरैक्स एक ऑस्टियोकार्टिलेजिनस कैविटी है जो हमारे बॉडी के सबसे वाइटल विसेरा यानी सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन को अपने अंदर सेफ रखती है। ऑस्टियोकार्टिलेजिनस का मतलब क्या हुआ? तो ऑस्टियो यानी बोन्स और कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज, इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा चेस्ट का ये सॉलिड स्ट्रक्चर। अब सवाल ये आता है कि इस केज की जरूरत क्या है। ये हमारी बॉडी में तीन सबसे बड़े काम करता है। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन। ये एक रिजिड केज की तरह एक्ट करता है जो हमारे हार्ट, लंग्स और ग्रेट वेसल्स को हर तरह के एक्सटर्नल शॉक या इंजरी से 24/7 प्रोटेक्ट करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेशन। हमारा थोरैसिक केज रिजिड तो है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। इसका यूनिक डिजाइन ब्रीथिंग के लिए चेस्ट के अलग अलग डायमीटर को चेंज करने में मदद करता है, जिसे लंग्स इजीली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो सके। और तीसरा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये हमारे चेस्ट वॉल और अपर बॉडी को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क और शेप देता है, जिसके बिना अपर लिम्ब का मूवमेंट और पोस्चर मेंटेन रखना इम्पॉसिबल है। अगर आप राइट साइड में इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस केज का पूरा कंपोनेंट आपको साफ समझ आएगा। आगे की तरफ सेंट्रल बोन है हमारी स्टर्नम, साइड में जो है वहां फैली हुई है हमारी रिब्स और पीछे से उनको सपोर्ट दे रही है हमारी स्पाइन यानी वर्टेब्रा। आज के लेक्चर में हम रिब्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे एकदम बेसिक से। रिब्स को हम मेडिकल लैंग्वेज में कोस्टिया भी कहते हैं। अगर हम काउंट और सिमेट्री की बात करें तो हमारी बॉडी में टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, जो हमारे थोरैक्स की लेटरल वॉल यानी दोनों साइड की दीवारों को बनाती है। सिमेट्रिकली होने का मतलब है कि जितने रिब्स लेफ्ट साइड के हैं, बिल्कुल उतने ही राइट साइड भी है। और इनके कनेक्शन कैसे है? तो ईच पेयर करस्पॉन्डिंग टू इट्स रिस्पेक्टिव थोरैसिक वर्टेब्रा पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ हर एक रिब अपने फिक्स्ड नंबर वाले थोरैसिक वर्टेब्रा के साथ जुड़कर अटैच होती है। जैसे फर्स्ट रिब फर्स्ट थोरैसिक वर्टेब्रा के साथ और सेकंड रिब सेकंड थोरैसिक वर्टेब्रा के साथ। अब बात करते हैं इसके अरेंजमेंट की। अगर आप इन रिब्स के शेप को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल सीधी या स्ट्रेट बोन नहीं है। रिब्स आर एक्चुअली बोन आर्च। ये जो आप कर्व्ड आर्च होती है वो एक के नीचे एक परफेक्ट सिमेट्री में अरेंज होती है। इनका मेन काम क्या है? दे ब्रिज द गैप बिटवीन थोरैसिक वर्टेब्रा एंड स्टर्नम, यानी ये पीछे से हमारी स्पाइन से शुरू होती है और आगे आकर हमारी चेस्ट बोन से जुड़ती है, जिसे पीछे से आगे तक का पूरा गैप एक ब्रिज की तरह कवर हो जाता है और एक मजबूत केज तैयार होता है। जैसे कि आप राइट साइड के इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो कर्व्ड लाइन आपको दिख रही है यानी हमारी रिब्स जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इस पूरे केज को घेरे हुए हैं। लेकिन क्या ये सारी पेयर ऑफ रिब्स एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं डिटेल में। अब तक हमने देखा कि रिब्स एक के नीचे एक अरेंज्ड होती है, लेकिन क्या दो रिब्स के बीच में कोई जगह होती है? तो बिल्कुल होती है। और इसी गैप को मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। सिंपल वर्ड्स में कहे, द स्पेस बिटवीन द रिब्स आर नोन एज द इंटरकोस्टल स्पेस। इंटर का मतलब होता है बीच में और कोस्टल का मतलब होता है रिब्स, यानी दो रिब्स के बीच वाला खाली रास्ता जहां से हमारी बॉडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू और वेसल्स गुजरते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दो सबसे बड़े फीचर्स आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला फीचर्स, ये स्पेस आगे की तरफ ज्यादा चौड़ी होती है और पीछे की तरफ नैरो होती है, यानी स्पेस आर वाइडर इन फ्रंट देन दे आर बिहाइंड, वाइडर इन फ्रंट एंड देन दे आर बिहाइंड। दूसरा फीचर, जो हमारे अपर थोरैसिक रीजन की स्पेस है वो नीचे वाली स्पेस के मुकाबले ज्यादा गहरी यानी डीपर होती है। द अपर स्पेस आर डीपर कंपेयर टू द लोअर वंस। ये छोटे छोटे फीचर्स वाइवा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से याद रखना या नोट कर लेना। अब आते हैं इनके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी इन खाली स्पेस में होता क्या है।
अगर आप राइट साइड के इस डायनामिक डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये स्पेस खाली नहीं है। इसके अंदर होती है तीन मेन चीजें, इंटरकोस्टल मसल्स, नर्व और वेसल्स और इंटरकोस्टल आर्टरी भी होती है। ये मसल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और ये न्यूरोवास्कुलर बंडल पूरी चेस्ट वॉल को सप्लाई करते हैं। अब आते हैं रिब्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी कि जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक्युलिटी। ऑब्लिक्युलिटी का सिंपल मतलब होता है स्लैंटिंग यानी तिरछा हिस्सा। हमारी रिब्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या पैरेलल नहीं होती, बल्कि ये ऊपर से नीचे की साइड एक ऑब्लिक्युली एंगल पर जुड़ी हुई होती है। इसमें आपको तीन मेन हैंड्स याद रखने हैं जो डायरेक्ट एमसीक्यू में आते हैं। सबसे पहला है जनरल ऑब्लिक्यू। सारी रिब्स ऑब्लिक्यूली प्लेस्ड है, लेकिन जो ऊपर की जो रिब्स है वो लोअर रिब्स के मुकाबले थोड़ी कम तिरछी होती है, यानी अपर रिब्स आर लेस ऑब्लिक्यू देन द लोअर वन। दूसरा है मैक्सिमम ऑब्लिक्यूलिटी। ये जो झुकाव या तिरछापन नीचे जाते जाते बढ़ता है और अपनी पीक पर कब पहुंचता है तो वो एट द नाइन्थ रिब्स, यानी नाइन्थ रिब्स हमारे पूरे थोरासिक केज में सबसे ज्यादा ऑब्लिक्यू या स्लैंटेड रिब होती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, नाइन्थ रिब के बाद क्या होता है तो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होता है। बियॉन्ड द नाइन्थ रिब ये ऑब्लिक्यूलिटी यानी तिरछापन ग्रेजुअली फिर से कम होने लगता है डाउन टू द 12th रिब। तो सीक्वेंस क्या याद रखना है, ऊपर से नाइन्थ रिब तक ऑब्लिक्यूलिटी बढ़ेगी, नाइन्थ रिब पर मैक्सिमम ऑब्लिक्यूलिटी रहेगी और उसके बाद 12th रिब तक ऑब्लिक्यूलिटी फिर से डिक्रीज होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रिब्स को सीधा रखने की बजाय नेचर ने इन्हें इतना तिरछा क्यों बनाया, तो इसका जवाब छुपा है इसके क्लिनिकल रिलेवेंस में। ये ऑब्लिक्विटी वो सबसे बड़ी वजह है जिसे रेस्पिरेशन के वक्त दो सबसे यूनिक मूवमेंट होते हैं। पहला है पंप हैंडल मूवमेंट जो हमारी अपर रिब्स और स्टर्नम में होता है, जिसे चेस्ट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ता है, और दूसरा है बकेट हैंडल मूवमेंट जो लोअर रिब्स में होता है, जिसे चेस्ट का ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है, जिसे एक बाल्टी हैंडल पर बढ़ता है। इन दोनों मूवमेंट की वजह से हम बिना किसी परेशानी से सांस ले पाते हैं और मूवमेंट हो सकती है। ऑब्लिक्युलिटी के बाद चलिए अब देखते हैं रिब्स की जियोमेट्री का एक और बेहतरीन पैटर्न, यानी इसकी लेंथ और ब्रीथ का ट्रेंड। क्या हमारी सारी 12 पेयर ऑफ रिब्स लंबाई में एक जैसी होती है? तो बिल्कुल नहीं। इनकी लंबाई में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्रोथ और टेपरिंग पैटर्न दिखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ इंक्रीज की। जब हम ऊपर से शुरू करते हैं तो फर्स्ट रिब से लेकर सेवंथ रिब तक लंबाई प्रोग्रेसिवली बढ़ती चली जाती है, यानी सेवंथ रिब सबसे लंबी रिब्स होती है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है लेंथ डिक्रीज का ट्रेंड। सेवंथ रिब के बाद यानी 8 रिब से लेकर 12th रिब कर इनकी लंबाई ग्रेजुअली कम यानी डिमेंस होने लगती है। तो एग्जाम के लिए सिंपल रूल याद रखना, फर्स्ट से सेवंथ तक लंबाई बढ़ेगी और 8 से 12 तक लंबाई छोटी होती चली जाएगी। अब आते हैं ब्रेथ यानी विड्थ यानी मोटाई पर। इसका ट्रेंड बहुत ही सीधा और सिंपल है। द विड्थ ऑफ द रिब्स जनरली डिक्रीज फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, यानी ये जो हमारी ऊपर वाली रिब्स होती है वो थोड़ी ब्रॉड और फ्लैट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं रिब्स की ब्रेथ कम होने लगती है और वो नैरो या पतली होने चली जाती है, जैसे कि आप इस राइट साइड वाले ब्लैक एरो से साफ देख सकते हैं। और एक मजेदार बात जो आपको ऑस्टियो में ज्यादा ध्यान रखना है, वो है इनका स्ट्रक्चरल एंड। एक सिंगल रिब के दो एंड होते हैं, एक आगे का एंड जो स्टर्नम के साथ जुड़ता है और एक पीछे का एंड जो वर्टेब्रा से जुड़ता है। तो अगर आप इस दोनों एंड को कंपेयर करेंगे तो आप जान पाओगे कि रिब्स के एंटीरियर एंड ज्यादा ब्रॉड यानी चौड़े होते हैं एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर एंड। ये डिजाइन आगे कोस्टल कार्टिलेज के साथ एक मजबूत ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट, ये थी रिब्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम क्लासिफिकेशन समझते हैं। हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स को उनके अटैचमेंट के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है और हमारा सबसे पहला ग्रुप है ट्रू रिब। इनका एक साइंटिफिक नाम है जो एग्जाम में बार बार पूछा था।
वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स। इन नाम को ध्यान से ब्रेक डाउन कीजिए। वर्टेब्रा यानी पीछे वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ने वाली, और स्टर्नम यानी आगे डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ने वाली हमारी थोरासिक केज में रिब्स नंबर 1 to 7 इस कैटेगरी में आती है। लेकिन इनको ट्रू यानी सच्ची पसलियां क्यों कहते हैं? तो रीजन है इनका डायरेक्ट अटैचमेंट। ये हमारी अपर सेवंथ पेयर ऑफ रिब्स, ये जो पीछे से घूमकर आती है और बिना किसी मदद से डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती है। और ये जुड़ती कैसे है? तो वाया कोस्टल कार्टिलेज। हर एक ट्रू रिब का अपना एक इंडिविजुअल यानी खुद का पर्सनल कोस्टल कार्टिलेज होता है, जो रिब के एंटीरियर एंड को स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर के साथ आर्टिकुलेट करवाता है, यानी जोड़ता है। आप इस इमेज में जितने भी रेड रिब्स देख रहे हैं वो है ट्रू रिब्स। अब आगे इनके फंक्शन की बात करें तो क्योंकि ये आगे और पीछे दोनों तरफ से डायरेक्टली और मजबूती से जुड़ी है, इसीलिए ये हमारे अपर थोरासिक केज को एक्सट्रीम स्टेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे लंग्स को अपर पार्ट और ग्रेट वेसल इसी स्ट्रॉन्ग चेन की अंदर से महफूज रहते हैं। फर्स्ट से सेवंथ रिब ट्रू रिब है, लेकिन आगे है हमारी फॉल्स रिब, यानी टोटल रिब्स नंबर 8 to 12 इस कैटेगरी में आती है। फॉल्स रिब क्यों कहलाती है? क्योंकि वो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाती है। सबसे पहला ग्रुप है वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, जिसमें आती है हमारी 8, 9 और 10 रिब। इन नाम को तोड़कर समझिए। वर्टेब्रो यानी वर्टेब्रा से जुड़ी हुई, लेकिन कॉन्ड्रल यानी आगे ये स्टर्नम से नहीं बल्कि कार्टिलेज से जुड़ी होती है। इनका कोई इंडिविजुअल कार्टिलेज नहीं होता। ये तीनों रिब्स आगे आकर अपने ऊपर वाली रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज के साथ फ्यूज हो जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में इस पर्पल कलर वाले जोन में साफ देख सकते हैं। अब आते हैं इस क्लासिफिकेशन के सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी फ्लोटिंग रिब्स। ये होती है हमारी आखिरी दो पसलियां, 11th और 12th रिब्स। इसका नाम फ्लोटिंग क्यों है? क्योंकि these ribs are completely free at their anterior end, और ये पीछे स्पाइन से तो निकलती है, लेकिन आगे आकर ना तो स्टर्नम से जुड़ती है और ना ही किसी कार्टिलेज से। ये हमारे एब्डोमिनल मसल्स के अंदर ही एंड हो जाती है, जिसका मतलब है इसका ना तो स्टर्नल कनेक्शन होता है और ना ही कोस्टल कनेक्शन। डायग्राम में देखिए, ये जो दो छोटे छोटे ग्रीन रिब्स हैं, ये आगे से एकदम खुली हुई है, बिल्कुल हवा में फ्लोट करती हुई। तो ये थे हमारे रिब्स का क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक झटके में सिंपल टेबल के समराइज और रिवाइज कर लेते हैं, जिसका आप एक यूनिक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले ट्रू रिब्स, ये हमारी फर्स्ट टू 7 रिब्स होती है। इनका नाम वर्टेब्रोस्टर्नम और इनका एंटीरियर अटैचमेंट डायरेक्ट टू स्टर्नम होता है। दूसरा है फॉल्स रिब्स, इनका साइंटिफिक नाम है वर्टेब्रोकॉन्ड्रल और ये आगे डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं बल्कि कार्टिलेज और रिब्स इमीडिएटली अबाव के साथ अटैच होती है। 8 to 10 रिब्स फॉल्स रिब्स और लास्ट है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। इसमें 11th और 12th रिब है, इन्हें हम वर्टेब्रल रिब्स भी कहते हैं और इनका एंटीरियर अटैचमेंट होता है एकदम फ्यूज, यानी इनका कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होता और ना ही ये रिब्स का क्लासिफिकेशन है। आगे हम पार्ट 2 में समझेंगे रिब्स का उसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। तो तब तक के लिए धन्यवाद।